ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मास्टर क्लास के सेशन में स्वागत है। आज मास्टर क्लास के अंतर्गत हम लोग इन्वायरमेंट सेक्टर में एक ज्वलंत मुद्दा है और वह मुद्दा है कैलिफोर्निया की आग। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैलिफोर्निया की आग है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है और इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्यों ये आग भयानक हो चुकी है। उसके साथ साथ इनसे प्रेरणा लेते हुए, प्रेरणा नहीं कह सकते हैं, इनसे सबक लेते हुए भारत में जो जंगलों में आग लगती है उसकी स्थिति क्या है और भारत सरकार द्वारा जंगलों को आग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, सरकारी उपाय क्या है, आम जनता के लिए क्या उपाय किया गया है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों पे आज चर्चा होगी। तो इसमें सबसे पहली बात जो ये है कि जो एक शब्द आ रहा है आजकल, जंगल की आग। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा, कैलिफोर्निया की आग जो एक बहुत बड़ी तबाही लेके आई और ये पूरे मानव समुदाय के लिए एक सबक दे गई। अभी भी ये आग लगी हुई है, अभी भी इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो जो जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगना एक सामान्य घटना है। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हर जगह होती है। लेकिन जो कैलिफोर्निया में आग लगी वह एक तरीके से प्राकृतिक आपदा तो हम नहीं कह सकते हैं, इसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मानव जरूर जिम्मेदार है। और इसके पीछे जिम्मेदारी का जो सबब है वो है जलवायु परिवर्तन। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कि इस आग की जो भयानक स्थिति आप देख रहे हैं, 7 जनवरी 2025 को ये जो आग है वो अपना बृहद रूप ले ली। नए साल के शुरुआत में ही, जो पिछला साल जा रहा था 2024 के दिसंबर में यहां पर आग लगी, लेकिन 7 जनवरी को इस आग ने एक भयंकर रूप ले लिया। जितने भी तमाम प्रकार के उपाय इस आग को बचाने के लिए किए गए, अभी तक वो नाकामी साबित हो रहे हैं। तो ये बात यहां पर आती है कि जो जंगल की आग वास्तव में है क्या। तो जो जंगल की आग होती है ये नियोजित नहीं होती है बल्कि अनियोजित आग होती है। तो जंगल की आग एक अनियोजित आग होती है जो किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे जंगल हो गया, घास के मैदान हो गए या फिर मैदानी इलाके हो गए, तो इन सब क्षेत्रों में जो आग लगती है, तो जंगल की आग का तात्पर्य ये होता है कि किसी प्राकृतिक क्षेत्र जैसे जंगल, घास के मैदान या मैदानों में आग का लगना। अब जो जंगल की आग है, ये प्राकृतिक घटनाओं को अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए बिजली गिरना या ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि शामिल है। और मानव गतिविधियों को अगर देखा जाए, जो बिना देख रेख के जलाए गए अलाव, जलती हुई सिगरेट को फेंक देना, ठीक है ना, आगजनी, कटाई और जलाकर खेती करना शामिल है। जैसे आप देखते हैं पराली लोग जलाते हैं। तो ये जो दोनों कारण है, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण है, तो इन दोनों कारणों से जंगल की आग लगती है। बात करेंगे हम जैसे कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया में जो जंगल की आग है, जो उसका संकट उत्पन्न हुआ है जंगल की आग का, अगर हम उसका अवलोकन करें तो जो जंगल की आग एक तरीके से बहुत विनाशकारी आग होती है, जो जंगल और झाड़ियों में तेजी से फैलती है। मुख्य रूप से प्राकृतिक घटना है जो वन कायाकल्प के हिस्से के रूप में होती है। ये कहीं ना कहीं से मानव जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती हैं और खतरे में बदल जाती है। तो ये जो कैलिफोर्निया की आग लगी थी 7 जनवरी मंगलवार को 2025 में, ये कैलिफोर्निया के जो मालिबू में, कैलिफोर्निया के मालिबू में इस मौसम की सबसे बड़ी जंगल की आग लगी थी, जिसे हम पैलिसेड्स फायर के रूप में जानते हैं। यानी जो कैलिफोर्निया में आग लगी थी उसको हम किस रूप में जानते हैं? पैलिसेड्स फायर के रूप में हम इसको जानते हैं। और ये जो आग लगी थी
पैलिसेड्स फायर के रूप में। यहां से ये आग अगले 2 दिनों में लॉस एंजल्स के आसपास के इलाकों में फैल गई। तो लॉस एंजल्स के जो आसपास के इलाके हैं, जैसे आपका एक तो आपका यही है ईटेन, इसको हम ईटेन फायर बोलते हैं। तो ईटेन का इलाका था, हॉट्स का इलाका था, लीडिया का इलाका था और केनेथ। यानी कि 7 जनवरी को कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी और ये कैलिफोर्निया की जो आग थी अगले 2 दिनों में कैलिफोर्निया के जो आसपास के और भी 4 अतिरिक्त क्षेत्र थे, और वो 4 अतिरिक्त क्षेत्र आपका ईटेन, हॉट्स, लीडिया और केनेथ, यहां पर भी इस आग ने भयानक तबाही का रूप लिया, जिससे इस क्षेत्र के पूरे समुदाय क्या हुए, प्रभावित हुए और इन सभी क्षेत्रों में एक साथ आग लगी। अब इन क्षेत्रों में आग लगने का जो सबसे बड़ा कारण था, कारण यह था कि जंगल में जो लगी आग है वह गर्म तापमान और नवंबर में बारिश न होने के कारण जो पैदा हुई शुष्क परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से भूमि नम अवस्था में चली गई थी, उसकी वजह से यहां पर आग की जो लपटें थी वह तेजी से बढ़ती गई। और इस कैलिफोर्निया की आग में जो सबसे अहम रोल अदा किया था इस आग को फैलाने में, वो थी आपकी संता एना हवाएं, जो शुष्क संभावित रूप से तूफान शक्ति वाले झोंके जो घाटियों के मध्य पश्चिम की ओर बहते हैं और आमतौर पर ये अक्टूबर और मार्च के बीच में आते हैं। ठीक है ना? ये नॉर्मली ये हवाएं चलती हैं अक्टूबर और मार्च के बीच में चलती हैं, परंतु ये जो हवाएं शुष्क मौसम की वजह से जब ये जनवरी में चली थी तो इनकी जो स्पीड थी, इनकी जो गति थी, वह लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चली। आमतौर पर ये हवाएं अक्टूबर और मार्च के बीच में आते हैं। वनस्पतियों में जो बची हुई थोड़ी बहुत नमी थी, ये हवाएं उन नमी को सुखा दी, जिसकी वजह से आग की लपटें तेज होने में इनको मदद मिल गई। अब आगे हम चलते हैं। अगर हम एक डाटा को देखें तो जनरली जो ये क्षेत्र है, कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है, इस कैलिफोर्निया के क्षेत्र में आग लगने की घटना एक सामान्य घटना है। ऐसी बात नहीं है कि ये अभी आग लगी है। इन क्षेत्रों में आग लगना एक सामान्य की घटना है। तो कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, जंगल में आग लगने का जो मौसम है वो आमतौर पर जून में शुरू होता है और ये अक्टूबर तक जारी होता है। अक्टूबर नवंबर में वहां पर तेज बारिश होती है, जिससे इस आग की गति क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। जब मौसम गर्म और शुष्क होता है तो साल के अंत में मौसम की स्थिति वहां पर बदल जाती है, उसके अधिकांश हिस्सों में बारिश होती है। तो सर्दियों के महीने में जब मौसम ठंडा रहता है, बारिश की वजह से जंगल में आग लगने की गतिविधि फिर कम हो जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, लॉस एंजल्स में बारिश ही नहीं हुई। जो नॉर्मल बारिश होती है, मात्र अगर देखा जाए तो उस बारिश का 4% बारिश हुई। गर्मी अत्यधिक पड़ी, जलवायु परिवर्तन की वजह से टेम्परेचर वहां पे क्या रहा, ज्यादा रहा। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां पर एक शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हो गई, और शुष्कता की जब स्थिति उत्पन्न हो गई, बारिश की कमी हुई। तेज और शुष्क जो संता एना हवाएं हैं, इन लोगों ने मिलकर यहां पर इस महीने में, जनवरी के महीने में आग की गतिविधियों को क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो ये जो पैलिसेड्स आग थी, ये अब तक की सबसे पहली और सबसे कम नियंत्रित आग है, जिसने, अगर हम एक आंकड़ा देखें तो ये जनवरी के मध्य तक लगभग 23,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था और आसपास के सभी समुदायों को यह तबाह कर दिया था। और कैलिफोर्निया की जो आग है, पैलिसेड्स और ईटेन, ये जो दोनों आग है, ये कैलिफोर्निया आग की सबसे भयानक तबाही वाले आग के तौर पर इनको
जाना जाता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ही बृहद तरीके से क्या हुई, तबाही हुई। पैलिसेड्स और ईटेन, ये दोनों ही आग कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे घातक और सबसे विनाशकारी आगों में से एक है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस क्षेत्र में आग लगना एक सामान्य सी घटना है, लेकिन जो कैलिफोर्निया की आग लगी वो सामान्य घटना नहीं थी। और इस कैलिफोर्निया की आग को बढ़ावा देने के लिए संता एना हवाएं पूर्ण रूप से प्रभावी रहीं। ऐसा नहीं कि हाई टेक्नोलॉजी वाला देश, उसके पास तमाम संसाधन है, लेकिन जो कैलिफोर्निया, जो लॉस एंजल्स के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा थी। तो जनरली क्या होता है कि जब इन क्षेत्रों में आग लगती थी, तो इन क्षेत्रों के आग लगने का अगर आप क्राइटेरिया देखो तो 2012 से लेकर 2024 के बीच में ये एवरेज आग है। आप इसी इमेज से आप अच्छे से समझ सकते हो कि 2012 से लेकर 2024 के बीच में आग की स्थिति आप ये देख लीजिए, और ये पूरी स्थिति है किसकी, 2025 की। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि यह आग कितनी भयानक होगी। ठीक है, अब इस आग लगने के पीछे रीजन तो संता एना हवाएं थी, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो कौन सा था, शुष्क मौसम। और ये शुष्क मौसम आया क्यों, तो कहीं ना कहीं से ये जलवायु परिवर्तन की देन है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप जो वहां पर बारिश होनी थी वो बारिश नहीं हुई। बारिश न होने से वजह से वहां का मौसम कैसा हो गया, शुष्क हो गया। पेड़ झाड़ियां वगैरह कैसे हो गई, सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो गई। और उस सूखे की कंडीशन में एक तरीके से पिन पॉइंट किया संता और एना हवाओं ने। और ऐसा एक अनुमान था कि आग लगने के पीछे 2-3 लोग जिम्मेदार थे, चाहे वो लापरवाही की वजह से, चाहे वो अनभिज्ञता की वजह से। और ये भी न्यूज़ था कि इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब इसके पीछे रीजन क्या है अभी तक ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कैलिफोर्निया की आग लगी तो कैसे लगी। अब इस कैलिफोर्निया की आग जो लगी है, इससे बचाव करने के लिए एक पिंक सब्सटेंस का इस्तेमाल हो रहा था आग बुझाने के लिए। अभी हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा है कि अगर ये आग लगी तो इसको बुझाया क्यों नहीं गया। तो कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग पहले भी लगती थी तो हेलीकॉप्टर की मदद से उसको बुझाया जाता था, लेकिन जो लॉस एंजल्स के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल खड़ी पहाड़ियां हैं, और उन खड़ी पहाड़ियों में ही ज्यादातर आग लगी हुई थी। तो उस आग के लिए विशेष रूप से संवेदनशील और अग्निमशन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं, क्योंकि पानी को नीचे से ऊपर ले जाना एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य होता है, क्योंकि पानी को नीचे से पंप करके हमको ऊपर ले जाना होता है। तो इस आग को काबू पाने करने के लिए हम हेलीकॉप्टर का सहारा लिए। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग की लपटें इतनी ऊंची तक थी कि हेलीकॉप्टर भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाए। तो अब ये जो कैलिफोर्निया की आग लगने की घटनाएं जो हैं, जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। और पिछले 2 दशकों में जो कैलिफोर्निया की आग है वो बिल्कुल एक तरीके से भयंकर आग के तौर पर इनको मापा जाता है, और इस आग को एक तरीके से विनाशकारी आग की संज्ञा दी जाती है, जो कि कई इलाकों में, जैसे कि अभी हम आपको मेंशन किए थे, जो भयंकर आग की तबाही थी वो कौन से विशेष 2 इलाकों में, पैलिसेड्स और ईटेन। और इसलिए इनके नाम को बोल दिया गया है पैलिसेड्स और ईटेन फायर। अब इस आग के अगर हम नुकसान देखें तो आग जो होती है औसतन राज्य में वृक्ष जो होते हैं, जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष आवरण के नुकसान का जो सबसे बड़ा कारण है। 2020 और 2021 में जो कैलिफोर्निया ने आग का रिकॉर्ड तोड़ा था, उसकी वजह से लगभग 1.73 मिलियन एकड़ इससे तबाह हुई थी। लॉस एंजल्स के क्षेत्रफल से यह 5 गुना अधिक है। इन जंगल आगों का जो विनाशकारी प्रभाव पड़ा था, उससे अत्यधिक जान माल की नुकसान हुई है।
और अभी जो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि जो कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, उससे ये माना जा रहा है कि इससे लगभग 250 मिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैलिफोर्निया की आग अभी लगी हुई है, अभी भी इसको पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सका है। और इस कैलिफोर्निया की आग की वजह से एक तरीके से वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये लगभग 250 मिलियन के ऊपर यहां पर तबाही हुई है। और न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई एक्टर जो लॉस एंजल्स में जिनका मकान था वो खड़े खड़े जल गया है ना, कई हजार लोगों को वहां से विस्थापित किया गया। और अभी तक जो आंकड़ा है उस आंकड़ों के अनुसार लगभग 35 के ऊपर लोगों की जान गई है उस आग में। लेकिन अभी भी इस आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। तो इस कैलिफोर्निया से आग से बचाव के लिए जो बेहतरीन उपाय किए गए हैं, जो हर साल लगभग होता है, वो होता है आपका पिंक फायर रिटार्डेंट। ठीक है, तो ये अमेरिका इसी का इस्तेमाल करता है। तो अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पिंक फायर रिटार्डेंट क्या होता है तो केमिकल सब्सटेंस। तो सामान्यतः आग को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का। दक्षिण कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए विमान और हेलीकॉप्टर तैनात करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा। और लगभग 20 हेलीकॉप्टर उस एरिया में पानी गिरा रहे थे। और इन्हीं हेलीकॉप्टरों से इस पिंक पदार्थ का छिड़काव किया जा रहा था, जो आप देख रहे हो। तो अब यहां आते हैं कि जो पिंक अग्निरोधी मटेरियल है, ये वास्तव में है क्या? ठीक है, और इनसे क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो इससे क्वेश्चन उठेगा, कैलिफोर्निया में आग लगी, कहां आग लगी, उस आग को क्या कहा जाता है? पैलिसेड्स आग कहा जाता है। किन किन क्षेत्रों में लगी? तो लॉस एंजल्स के आसपास के सभी क्षेत्रों में, 4 प्रमुख क्षेत्रों में आग लगी। ठीक है ना, बाकी जान माल की कितनी क्षति हुई, कितने लोग मरे, इनसे लगभग क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है वो यही है कि ये जो आपका है पिंक फायर रिटार्डेंट, ये है क्या, जो कि कैलिफोर्निया में आग को बुझाने के लिए थोड़ा सा प्रभावी हुआ है। तो ये जो पिंक अग्निरोधी पदार्थ है, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो आग को बुझाने या उसके फैलाव को धीमा करने के लिए बनाया गया। ठीक है ना, जनरली इतनी तेज आग में अगर आप पानी का बौछार भी करोगे तो वो पानी किस में बदल जाती है? भाप में। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है, जो आपका पिंक फायर जो रिटार्डेंट है, तो जनरली इसका प्रयोग जंगल की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेस है, एक तरीके से इसको हम बोलते हैं फास्ट चेक। क्या बोलते हैं? फास्ट चेक। अब ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो फास्ट चेक है, फास्ट चेक यानी कि फायर रेडिएंट जो है, तो फास्ट चेक मुख्य रूप से पानी, उर्वरक और जंग आधारित लाल रंग का मिश्रण होता है। अगर हम इसकी रासायनिक रूप से देखें तो पहला इसमें क्या है? पानी है। पानी के बाद प्लस इसमें क्या है? उर्वरक है। और उस उर्वरक में जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट होता है। तो एक तो आपका क्या हो गया? वाटर हो गया, जल हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया। ठीक है ना, और तीसरा जो इसमें पदार्थ मिलाया जाता है वो लाल रंग का एक मिश्रण होता है, जो जंग आधारित मिश्रण होता है। तो इस पिंक जो फायर रेडिएंट है, सॉरी रिटार्डेंट है, इसका जो प्रमुख रासायनिक संगठन है वो क्या है आपका? अमोनियम फास्फेट है। अब ये अमोनियम फास्फेट क्या करता है? ये एक तरीके से इसमें
मुख्य घटक में अमोनियम फास्फेट है, जो ईंधन को ठंडा करके उसके ऊपर परत चढ़ाकर ऑक्सीजन को कम करके ईंधन के जलने के तरीके में परिवर्तन करता है, जिसके कारण आग का प्रसार क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है ना? यानी ये आग को फैलने से क्या, देखिए पानी आग को बुझाता है, लेकिन ये जो फायर रेडिएंट है ये क्या करता है, आग को फैलने से बचाता है, क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन ये वाष्पीकृत आसानी से नहीं होता, और पानी की तुलना में ये लंबे समय तक क्या रहता है, प्रभावी रहता है। अब ये जो काम किस प्रकार से करता है, तो जनरली जब इन पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, तो जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होता है ना, तो आपको पता है कि जो प्लांट का सेल होता है, सेल का बाहरी आवरण किसका बना होता है, सेलुलोज का। और ये सेलुलोज निर्जीव पदार्थ होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। तो अब ये जो अमोनियम फास्फेट है ये क्या करता है, सेलुलोज के साथ प्रतिक्रिया करता है, और सेलुलोज के साथ जब क्रिया करता है तो आग से गर्मी को प्राप्त करता है और गैर ज्वलनशील कार्बन पदार्थ उत्पन्न करता है। यानी इसकी वजह से क्या, गैर ज्वलनशील पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और यह प्रक्रिया जो होती है आग के फैलाव को धीमा कर देती है या तो फिर रोक देती है, जिसके कारण घरों या फिर उनसे मिलती जुलती संरचनाओं वाले क्षेत्रों में आग फैलना बंद हो जाती है। तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, अमोनियम फास्फेट का। तो यही प्लांट के सेलुलोज के साथ क्रिया करके एक गैर ज्वलनशील पदार्थ की उत्पत्ति करती है, और यही गैर ज्वलनशील पदार्थ क्या करता है, इस आग को फैलने से रोकता है। अब अगर हम इसका एक तरीके से रणनीतिक प्रयोग देखें, तो ये जो पदार्थ होते हैं, जैसे पिंक जो है, ये जो अग्निरोधक पदार्थ है, आमतौर पर आग के किनारों पर डाला जाता है, सीधे आग में नहीं डाला जाता है। आग के इसको किनारों पर डाल देते हैं, तो ये पौधों से तुरंत प्रतिक्रिया कर लेते हैं और एक आग को फैलने के लिए अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं। पानी के विपरीत ये उर्वरक जो होते हैं, चूंकि पानी जो है मेन घटक है, और ये जो फास्ट चेक है इसमें मेन घटक आपका कौन सा है, अमोनियम फास्फेट। तो पानी की तुलना में जो उर्वरक आधारित जो सक्रिय घटक है, ये पानी के वाष्पित होने के बाद भी प्रभावित होते हैं, जो कि कई दिनों या कई हफ्तों तक ये क्या करते हैं, परत को बनाए रखते हैं, जिसके कारण आग फैलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और एक हवाई टैंकर से लगभग 9,400 गैलन फास्ट चेक को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यही छोड़ा जा रहा था। लेकिन ये जो फास्ट चेक है, जिसका सक्रिय घटक आपका अमोनियम फास्फेट है और जंगरोधी डाई से बना हुआ पदार्थ है, लेकिन इसके उपयोग की भी क्या है, चिंताएं हैं। चिंताएं में सबसे पहला यह है कि इन पदार्थों के प्रयोग से पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। कैसे पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विमानों के माध्यम से जो ये अग्निरोधी पदार्थों का हम छिड़काव करते हैं, तो ये जो छिड़काव है अपने आप में क्या एक तरीके से महंगा है, ठीक है ना, पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। उसके साथ साथ जो नदियों और झरनों में ये क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रदूषकों को छोड़ते। इसके कारण इन पदार्थों के इस्तेमाल की आलोचनाएं भी होती। और वे कौन से प्रदूषक पदार्थ हैं, एक है आपका क्रोमियम और दूसरा है आपका कैडमियम। जबकि दोनों पदार्थ कैसे हैं, ये जहरीले हैं। 2024 का जो अध्ययन आया उससे ये पता चला कि इस गुलाबी अग्निरोधक पदार्थ के उपयोग से, यानी कि फास्ट चेक में क्रोमियम और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हैं, जो कि जलीय जंतुओं को क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचा सकती, और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये मनुष्यों में पहुंचकर कैंसर, किडनी और यकृत संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके कारण इसकी प्रभावशीलता भी थोड़ा सा संदिग्ध है। तो प्रभावशीलता कैसे संदिग्ध है
कि यानी कि जो हवाई अवरोधक को श्रेय देना एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अनेक जो अग्निशमन विधियों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वनों में आग बुझाने के लिए अगर हम हवाई जहाजों का प्रयोग करते हैं, तो हवाई जहाजों में भी तो ईंधन है। अगर आग आग की लपटें अगर उन तक पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी आग लगने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया के आग में कई हेलीकॉप्टर भी इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो ये भी एक चुनौती का कारण है। दूसरा, इनके उपयोग का सीमित होना, यानी कि विशेषज्ञ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो हवाई अवरोधक सीमित परिस्थितियों में ही काम करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण दुर्लभ होते जा रहे हैं। यानी इनका उपयोग अभी तक क्या है, सीमित है। लेकिन तीव्र होती जंगल की जो आग है उसमें इनका प्रॉपर उपयोग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉस एंजल्स में जो आग लगी थी वो ऊंची पहाड़ियां थी, और ऊंची पहाड़ियों पर इनको सही ढंग से फ्लाइट करना उतना आसान काम नहीं था। ठीक है। 2009 से 2021 के बीच अमेरिका में लगभग 440 मिलियन गैलन से अधिक इन पदार्थों का उपयोग किया गया। डाटा देखिए आप कितना है। 2009 से 2021, यानी कि 2009 से 2021 के बीच में कितने गैलन का इस्तेमाल हुआ? 440 गैलन का इस्तेमाल हुआ है। किसका? फास्टैग का। बट इसी से आप पता लगा लीजिए कि जब 440 मिलियन गैलन का इस्तेमाल हुआ था तो उसके इस्तेमाल से लगभग 400 टन भारी धातुएं आपके पर्यावरण में फैल गई थी। तो निसंदेह ये आग को बुझाने में तो सक्रिय हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वातावरण में क्रोमियम और कैडमियम जैसी घातक भारी धातुएं भी क्या कर रही हैं? फैल रही हैं, जिसके कारण इसके उपयोग को लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी उसके पीछे कारण क्या था, और उस कैलिफोर्निया की आग को बुझाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कौन से कदम उठाए थे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो भारत में जो जंगल में आग है, ये जनरली जो भारत में जंगल में आग लगती है, ये प्रतिवर्ष लगभग 50,000 से 60,000 जंगल की आग की घटनाएं होती हैं। और हमारे देश में जो होती हैं वो मोस्टली कब होती हैं? शुष्क मौसम, जो कि आता है आपका मार्च से जून के बीच में आता है। और यह भी आग है मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये केंद्रित होती हैं। तो जो शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं, ये आग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सबसे ज्यादा। इसके अलावा जो सदाबहार या अर्ध सदाबहार या जो पर्वतीय समपोषणी वन होते हैं, वे भी आग के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। तो भारत के लगभग 36% से अधिक जो वन क्षेत्र हैं, उन एरिया में बार बार आग लगने की संभावनाएं होती। पूरा वन एरिया हम देखें तो भारत की पूरी वन भूमि का लगभग 1.4% क्षेत्र क्या है? अत्यधिक संवेदनशील है, और 6% जो क्षेत्र है अत्यधिक अग्नि प्रणव वाले क्षेत्र हैं, यानी यहां पर आग लगने की संभावना बताई जाती है। लेकिन 1.4% जो है वो क्या है? अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। बाकी जो आपके 54.40% है, उनमें कभी कभार क्या होती है? जंगल में आग लगती है। तो जो हम कैलिफोर्निया की हम बात कर रहे थे कि कैलिफोर्निया में जो जंगल में आग लगी थी, तो उस आग के लिए जिम्मेदार कौन था? आग लगने के लिए जिम्मेदार नहीं है, देखिए, आग को फैलाने के लिए जिम्मेदार। तो उसमें कौन सी हवाएं थी? पढ़ा होगा आप लोगों ने, संता एना हवाएं।
और ये जो संता एना हवाएं होती हैं, ये शुष्क और गर्म हवाएं हैं जो दक्षिण कैलिफोर्निया के अंतर्देशीय रागिस्तान तट की ओर बहती हैं, पश्चिम से। ठीक है ना? अगर आप एक मैप से अगर हम लोग देखें इसको, तो आप इससे समझ सकते हैं। ये तो जो ये संता एना हवाएं होती हैं विशेष तौर से इस क्षेत्र में आम है, लेकिन साल जो इस साल है ये असामान्य रूप से तेज हवाओं के रूप में कन्वर्ट हुई। और ये हवाएं जो होती हैं वह ग्रेट वेसिन में उच्च दाब प्रणालियों के फलस्वरूप पश्चिम की ओर चलती। लेकिन इस समय जो ये हवाएं उत्पन्न हुई थी उनकी वेग क्या थी? अत्यधिक थी, जिसके कारण आग को फैलने में बहुत कम समय लगा। 2 दिनों के अंदर लगभग चारों राज्यों में आग क्या की थी? फैल गई थी। अब ये पहाड़ों पर जब ये हवाएं उतरती हैं, तो जब ये पहाड़ों पर उतरते समय इनकी नमी सख्त हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, और इसके अलावा इनकी गति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको पता है गर्म हवाओं की गति तेज होती है, और इनकी गति की अगर देखा जाए तो ये लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि तेज शुष्क और गर्म हवाएं जो सूखी वनस्पतियों, बिजली के तारों और ज्वलनशील जो लकड़ी के ढांचों पर तेजी से आग को फैलाने में कार्य की। तो जो कैलिफोर्निया की हम बात कर रहे हैं, तो इस मौसम में आग लगना एक आम बात थी। लेकिन इस साल जो आग लगी थी वह असामान्य थी, बल्कि सामान्य नहीं थी। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगती थी, लेकिन ये जो विकराल रूप धारण करने के पीछे जो था ये कि वहां पर अक्टूबर नवंबर के मध्य में बारिश न होने की वजह से ये आग क्या कर ली? भयानक रूप ले ली। इसी प्रकार शुष्क परिस्थितियों में ये आग लगी, जो तेज हवाओं के कारण लपटें बड़ी हो गईं और ये हवाएं क्या हुई? तेजी से फैलने लगी। तो संता एना हवाओं का कारण क्या था? यह भी जानना जरूरी है। तो इनका कारण था आपका ग्रेट बेसिन में उच्च दाब वाली प्रणालियों का उत्पन्न होना। यानी संता एना जो हवाएं थी ये उच्च दबाव प्रणालियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि कहां पर? ग्रेट बेसियन पर विकसित होती हैं। याद रखे रहिएगा, संता एना हवाएं कहां विकसित होती हैं? ग्रेट बेसिन पर। ग्रेट बेसिन क्या है? एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जो नेवादा, यूटा और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। और ये जो संता एना हवाएं हैं ये उच्च दाब प्रणाली हवाओं का दक्षिणावर्त परिसंचरण बनाती है। यानी कि कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ जो निम्न दाब वाले इलाके हैं, उन निम्न दाब वाले इलाकों की तरफ ये क्या करती है? तेजी से बढ़ती जाती है। तो ये जो उभरती हुई हवाएं हैं, जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती गई, वैसे वे ऊंचे स्थानों से तट के निचले स्थानों की ऊंचे से जब ये निचले स्थानों की ओर जब उतरी हैं, तो वहां पर इनकी गति क्या हो गई है? तेज हो गई है। क्योंकि ये गर्म हवाएं थी, तो जो भी एक तो वैसे पहले ही शुष्कता पड़ी हुई थी, तो इन हवाओं की वजह से क्या हुआ कि जो पौधे और वनस्पतियां थे उनके पानी और सूख गए, और पानी और सूख गए तो आग की लपटों को फैलने में क्या मिल गया? जगह मिल गया। इसीलिए पूरे कैलिफोर्निया इलाकों में क्या हो गई है? आग को फैला दी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संता एना हवाएं। और ये हवाएं जब पहाड़ी दर्रों और घाटियों से गुजरती हैं, ठीक है ना, जो कि दर्रे और घाटियां सकरी, तो जब इन पहाड़ी दर्रों और घाटियों से जब ये गुजरती हैं तो इनकी गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और इसी तेज गति के कारण वहां पर आग क्या हुई? तेजी से फैली। अब यहां पर यह तो हो गया कि ये हवाएं उत्पन्न हुई, इन हवाओं की वजह से क्या हुआ? आग फैली। अब यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता है कि संता एना हवाओं की विशेषता क्या है? ठीक है, तो इन हवाओं की सबसे पहली विशेषता है गर्म और शुष्क होना।
यानी ये हवाएं कैसी होती हैं? गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, नीचे उतरते समय हवा और गर्म हो जाती है। दूसरी इसकी खासियत यह होती है कि इनकी गति अत्यधिक होती है, और जब ये तेज गति से चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां की बिजली सप्लाई भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। जैसे मान लीजिए बिजली के तार हैं, पोल हैं, ये इन तेज हवाओं की वजह से हो सकता है तार गिर गए हों, और तार गिर गए हों, सूखी वनस्पतियों में आग लग गई हो, और इन्हीं गर्म तेज हवाओं से संपत्ति का भी नुकसान होता है। तो संता एना हवाओं की जो पहली विशेषता है गर्म और शुष्क होना, दूसरी विशेषताएं होती हैं कि इनकी गति तीव्र होती है, ठीक है ना? और तीसरी इनकी विशेषता है कि अपनी शुष्कता और गति के कारण ये वनस्पतियों को तेजी से सुखाती हैं, और तेजी से सुखाने के फलस्वरूप आग को क्या करती हैं? तेजी से बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो ये तो एक तरीके से प्राकृतिक कारण हो गया। अगर हम मानव जनित कारणों की बात करें, तो मानव जनित अगर हम गतिविधियों की यहां पर अगर हम बात करें संता एना हवाओं की, तो मानव जनित गतिविधियों में पहला आप देखिएगा, वन क्षेत्रों के पास बढ़ता विकास, पहला रीजन, ठीक है ना? डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए आप पेड़ को तो काटोगे ही। दूसरा, यहां पे जो वन क्षेत्रों के पास डेवलपमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस, ठीक है ना? तो इसके कारण भी मानवीय गतिविधियों से आग के जोखिम को खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके अलावा लापरवाही पूर्ण कार्य करना, जैसे अवैध कैंप फायर, अलाव को जलाना, या शुष्क परिस्थितियों के दौरान आतिशबाजी का उपयोग करना, ठीक है ना? अभी मानव जनित कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है कैलिफोर्निया के आग में। तीसरा एक और है, वनों की हानि से प्राकृतिक अग्नि अवरोध कम हो जाते हैं और आग का खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह भी रीजन है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात की जा रही है कैलिफोर्निया के आग की, वो ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। कैसे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है? किसी भी एरिया में अगर हम लंबे और अधिक तीव्र शुष्क मौसम में नमी के कारण वनस्पतियों का तनाव बढ़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण आग लगने का खतरा भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो कैलिफोर्निया का इलाका है, अक्टूबर के बाद से वहां पर वर्षा लगभग नहीं हुई, जो कि नॉर्मली होती है, और वर्षा न होने के कारण वनस्पतियां अत्यधिक कहां चली गई? शुष्कता की कंडीशन में चली गई। पश्चिम क्षेत्र में जो कैलिफोर्निया में भी अधिकांश जो नमी है वह पतझड़ और सर्दियों में मिलती है। इसके बाद इसकी वनस्पतियां गर्मियों में शुष्क रहती हैं, क्योंकि वर्षा की कमी और तापमान अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग में 1.2 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास बढ़ चुका है, जिसके कारण आजकल कई क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं जंगलों में देखने को मिलती हैं। जो पेरिस क्लाइमेट समझौता है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, नाम सुना है? क्या है? हाँ बोलिए, बताइए बताइए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेरिस क्लाइमेट समझौता। और इस बार प्री के एग्जाम में 100% इससे नंबर आएगा, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। वो क्वेश्चन इसलिए आने वाले हैं क्योंकि इस पेरिस क्लाइमेट समझौते से अमेरिका बाहर हो गया है, ठीक है? तो बता सकते हैं पेरिस क्लाइमेट समझौता क्या है? अभी हम लोगों ने देखा ना, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ ही चुका है, ठीक है ना? आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना तय है, कुछ भी कर लीजिए।
तो पेरिस क्लाइमेट समझौते को लाना एक मजबूरी हो गई थी। मजबूरी ये हो गई थी वो इसलिए क्योंकि 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हो चुका था। तो पेरिस क्लाइमेट समझौते में किसकी बात की जा रही है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की बात की जा रही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल तो समाप्त हो चुका, तो पेरिस क्लाइमेट समझौते को एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल्स का कंप्लीमेंट्री रूप देखा जा रहा है। और अमेरिका जब पेरिस क्लाइमेट समझौते से बाहर हो गया तो इसी पेरिस क्लाइमेट समझौते में एडाप्टेशन फंड की बात की गई कि विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो अपने देशों से कार्बन उत्सर्जन को क्या करें, कम करें। तो जितना भी कार्बन उत्सर्जन की बात होती है, आज भी विकसित देश सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। विकासशील देश वैसे भी उनकी तुलना में क्या है, कम है। और उस एडॉप्टेशन फंड में यह भी था कि अमेरिका ही ज्यादा फंड देता, इसमें भी ठीक है। अगर वो बाहर हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब कैसे विकासशील देश अपने यहां ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकेंगे, क्योंकि उनको विकसित श्रेणी में पहुंचना है, उनको डेवलपमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। भारत पीछे नहीं है। भारत पेरिस क्लाइमेट समझौते को अपनाया भी, उसके प्रावधानों को माना भी, इसलिए अपने मंत्रालय पर उसने एक स्लोगन लिखा, वी डिड इट, हमने ऐसा कर दिखाया। और भारत उसी से प्रेरणा लेते हुए 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ जा रहा है। जैसे आपकी जो दिल्ली मेट्रो है, जीरो कार्बन इमिशन है, ठीक है। तो जीरो कार्बन इमिशन का मतलब समझते हैं? हाँ, तो जितना वो कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना कार्बन सिंक की व्यवस्था कर ले। और ये काम आपकी पहली भारतीय रेल है दिल्ली मेट्रो, वो काम कर रही है, ठीक है। कार्बन सिंक जनरेट कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, ठीक है ना। और आगे अभी देखिएगा मैक्सिमम तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है ना। तो 2070 तक जब हम ये ट्राई किए हैं कि कार्बन इमिशन कितना करना है, बिल्कुल जीरो करना है, यानी हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम CO2 छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो जितना हम CO2 छोड़ेंगे उतना हम CO2 को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी डेवलप कर लेंगे। तो कार्बन सिंक में जाहिर सी बात है जंगल इलाकों को क्या करना है, बढ़ाना है। पेड़ पौधों की संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। और भारत सरकार इस क्षेत्र में बखूबी कार्य कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें चलें तो ये देखते हैं कि कैलिफोर्निया में जो जंगल में आग लगी थी उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ। तो उसका इफेक्ट में हम देखते हैं कि लगभग 1,80,000 लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ने का आदेश जारी किया गया। लगभग 40,000 एकड़ से अधिक भूमि जलकर क्या हो गई, नष्ट हो गई। 10,000 इमारतें नष्ट हो गईं और 60,000 से अधिक अन्य अभी क्या है, खतरे में। 10,000 इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और उन 10,000 इमारतों में कई मशहूर एक्टर की इमारतें, ठीक है ना। सोचने में एक अजीब लगता है कि हर एक सुविधा से परिपूर्ण, विज्ञान प्रौद्योगिकी में पूरी तरीके से परिपूर्ण अमेरिका न इसको चेतावनी के रूप में ले पाया और न ही इसको पूरी तरीके से बचाव कर पाया। आप इमेजिन करिए कि अगर ऐसे ही आग भारतीय जंगलों में लग जाती तो क्या होता। खैर वहां की वातावरणीय दशाएं दूसरी है और यहां की वातावरणीय दशाएं दूसरी है। दूसरा इफेक्ट अगर हम देखें तो ये जो जंगल में आग लगी तो एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव दोनों समुदायों को क्या कर दी, संकट में डाल दी। जो जो तीव्रता वाली आग थी ये एक तरीके से वृक्षों के पुनर्जनन को क्या कर दी, बाधित कर दी। जैसे मान लीजिए जंगल में आग लग जाते हैं तो उसकी जड़ें मिट्टी के नीचे जमी रहती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं वो फिर क्या कर जाती हैं, पनप जाती हैं। लेकिन यहां के केस में ऐसा मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा मिट्टी के कटाव और जल गुणवत्ता भी क्या हुई है, इससे प्रभावित हुई है। और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो चिंता
लगी हुई है कि इस आग की वजह से कैलिफोर्निया में सरवाइव करने वाले 700 से अधिक जो कशेरुकी जंतु थे, वर्टिब्रेट एनिमल्स थे, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर थे, उनके घर पूरी तरीके से क्या हो गए, तबाह हो गए। यहां तक कि यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस आग के प्रभाव से उनकी आनुवंशिक विविधता में भी क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। और जो जंगल से आग निकली है, इस आग से लगभग बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है और इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग पर एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर इसके हम इकोनॉमिक पहलू की बात करें तो इन तेज हवाओं और शुष्क मौसम की वजह से जो आग वहां पर फैली है, उससे लगभग 9000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रों में यह फैल चुकी है और हर 3 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान के बराबर ये आग क्या कर रही है, फैल रही है। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ दिए हैं और इस आग ने अब तक 250 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान कर चुकी है और एक बड़े समुदाय को ये क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह हो रही है कि लोगों को घर छोड़ने से इनको आगे आने वाले समय में अपनी आजीविका के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। अब सरकार द्वारा इस कैलिफोर्निया आग के प्रबंधन के लिए जो उपाय किया है, तो पहला उपाय तो आग बुझाने के लिए कौन सा था, पिंक एलिमेंट्स। इसके अलावा भी इस सरकार के द्वारा कई उपाय किए गए। उनमें जो पहला उपाय है वो है कि जंगल की जो आग लगी है उसको रोकने के लिए जो पेड़ें डेड हो चुकी हैं, मृत पेड़ों को हटाया जाए और झाड़ियों को साफ किया जाए ताकि ये आग अगले इलाके में न फैल सके। दूसरा उपाय यह है कि जो अग्निशमन संसाधन है उनको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय भारतीय क्षेत्रों में आग लगने पर भी प्रभावी है। तीसरा इसमें उपाय यह है कि इस आग से निपटने के लिए वन प्रबंधन को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए। इसके अलावा जो जंगल की आग से निपटने के लिए ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपग्रह निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस जंगल की आग के फैलाव के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूर्णतया इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ना? तो एक तो हम लोगों ने पर्यावरणीय प्रभाव देखा और दूसरा कौन सा प्रभाव देखा, आर्थिक प्रभाव। कितना नुकसान, 250 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो गया है और ये रकम छोटी नहीं है। ठीक है ना? और इनके प्रभाव की वजह से बड़े समुदाय पर इसका क्या पड़ा है, आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा उनको विस्थापित होना पड़ा, जिसके कारण उन क्षेत्रों में जहां पर ये आग लगी हुई है एक सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न होने का खतरा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो वहां के कमजोर समुदाय हैं उनके लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, जो प्रभावित इलाके हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के लिए कम संसाधन होते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, लोगों को सहायता कम मिल पाती है। आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कम विकल्प मिलते हैं और इस आग की वजह से जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो सामाजिक स्तर के थोड़ा सा नीचे हैं, उनके अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और इन बीमारियों में शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। आग से प्रभावित इलाकों में लोगों को दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है कि भाई हम पहले अपनी फैमिली को बचाएं कि पहले हम आपको बचाएं। इसके अलावा
एक और सामाजिक जो व्यवस्था वहां पर डगमगा रही है वो है उनकी आजीविका की। अब किसी का बना बनाया बिजनेस अगर समाप्त हो गया तो उनको फिर से खड़ा होना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इसमें जब तक सरकार मदद नहीं दे सकती है तब तक ये कार्य नहीं हो सकता है। तो जंगल की आग का पहला हम लोगों ने देखा था पर्यावरणीय प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव और तीसरा था आपका सामाजिक प्रभाव। ठीक है, ये तो हो गया। तो कैलिफोर्निया में जो आग लगी उसके पीछे रीजन क्या था, उस आग को बुझाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा उपाय किया गया, ये भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा उस आग का प्रभाव क्या क्या पड़ा, चाहे वो सामाजिक प्रभाव हो, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, चाहे वो आपका पर्यावरणीय प्रभाव हो। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संवेदनशील आग होने की संभावना है। वह टोटल वन भूमि का कितना है, लगभग 1.4%। ठीक है ना, बाकी 54 वगैरह कुछ परसेंट में है जहां पर आग लगने की कभी कभी घटनाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये जो जंगल में आग लग रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारक जिम्मेदार हैं। अगर आग जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं लग रही है तो आग फैलने में जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। और जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य देखो दो चीजों से होता है, एक है ग्लोबल डिमिंग और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। डिमिंग का मतलब समझ रहे हो? अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? वैश्विक तापन, है ना, वैश्विक तापन में वृद्धि। और ग्लोबल डीमिंग का मतलब होता है वैश्विक दमन, यानी कि अत्यधिक या तो ठंडा होना, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अत्यधिक गर्म होना। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सिंपल एक लाइन में आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस आप लोगों ने जानते हैं, इसके बारे में तो पता है कि नहीं पता है? ग्रीन हाउस गैस ये तो पता है। तो ग्रीन हाउस गैस आपके लिए क्या है, फायदेमंद है कि नुकसानदेह? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है। बिजली से फायदा है कि नुकसान? दोनों है ना। जब तक उसका मिस यूज न करो तब तक फायदेमंद है, अगर उसका मिस किए तो। और सबसे बड़ी बात है बिजली बनती किससे है? नॉर्मली अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक में मत जाओ, अभी बताओ। पानी से। पानी बॉयल होता है, टरबाइन चलता है, बिजली पैदा होती है। कोयला इस्तेमाल करते हैं पानी को भाप के रूप में। ठीक है ना। अब सोचो बिजली पैदा हो रही है पानी से, लेकिन बिजली के लिए खतरा भी कौन है? पानी। तो एक चीज समझ लेना, इस दुनिया में जो जिससे उत्पन्न होता है वो खतरा भी उसी के लिए होता है। ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों की, जैसे आप देखिए ये आपकी पृथ्वी अर्थ है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसों का एक मंडल है, और जो आपका जल वाष्प है, ये जल वाष्प भी क्या है, एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस। तो अब ये ग्रीन हाउस गैसें करती क्या है, पहले ये समझिए। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये आपके पृथ्वी पर एक छतरी का कार्य करती। सूर्य से जो यहां पर किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, तो इन ग्रीन हाउस गैसों की ये खासियत होती है कि इन किरणों को पृथ्वी पर तो आने देती, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती हैं, तो जब ये वापस जाती हैं तो इनमें से जो किरणें होती हैं कुछ को तो ये अवशोषित कर लेती हैं, बाकी को कहां भेज देती हैं, वापस पृथ्वी के वायुमंडल। तो जिसका प्रभाव क्या पड़ता है कि आपका जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है,
गर्म हो जाता है और इसी गर्मी के कारण इस पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। कल्टीवेशन, कृषि पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना, मौसम आपका पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है ना, अब ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है तो यहां पर रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें आ रही हैं इनकी भी तीव्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और तीव्रता बढ़ने के फलस्वरूप ये जो आपका वातावरण है ये जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है ना। और जब वातावरण गर्म हो रहा है तो पृथ्वी पर जो ग्लेशियर है वो क्या कर रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पिघल के इसका पानी कहां जा रहा है, समुद्र में। तो समुद्र का तल आपका यहां है, नदियों का तल आपका यहां है। तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे समुद्र का तल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब समुद्र का तल बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएगा तो 74% पानी तो कहां पे है, समुद्र में है ना। तो जब यहां पर पानी ज्यादा हो जाएगा तो समुद्र से पानी कहां जाएगा, नदियों में। और जब समुद्र से पानी नदियों में जाएगा तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो नदी इलाके वाला है, समुद्र इलाके वाला है, और इन्हीं दोनों में तो है सब क्षेत्र, और सब के सब क्या होंगे, डूब जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरे सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो रीजन कौन है इसके पीछे, अभी एक ओजोन डिप्लेशन, ओजोन बैठा हुआ है। इन ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, इसमें जो आपका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती हैं, ये निचले वायुमंडल में रिलीज होती हैं और कहां पहुंच जाती हैं, ओजोन मंडल में। और जब ओजोन मंडल में पहुंचती हैं तो ये ओजोन से रिएक्ट करके इस ओजोन को ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में तोड़ देती है। यानी कि ओजोन लेयर पहले की तुलना में अब क्या होती जा रही, पतली होती जा रही। तो जब ओजोन लेयर पतली होती जा रही है तो यहां पर जो 3 प्रकार की किरणें हैं, इन 3 प्रकार की किरणों में एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी थोड़ा सा कम और इसकी अत्यंत कम। तो इन 2 प्रकार की किरणों को तो ओजोन यहीं पर रोक देता है। तो जब ये ओजोन लेयर पतला हो जाएगा तो ये भी किरणें वापस कहां आएंगी, आपके आएंगी पृथ्वी की तरफ। और जब पृथ्वी की तरफ आएंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, एक मानक से और ज्यादा हो जाएगा। तो ग्लेशियर क्या होंगे, और तेजी से पिघलेंगे। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संधि है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संधि थी वो थी क्योटो प्रोटोकॉल्स। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल्स का स्थान कौन लिया है, पेरिस क्लाइमेट समझौता। और अभी हाल फिलहाल में अमेरिका इस पेरिस क्लाइमेट समझौते से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो एक दूसरा परिदृश्य जल्द ही उभर कर सामने आने वाला है। पूरी दुनिया के सामने एक नई पर्यावरण परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, ठीक है। तो जो हम लोगों के दिमाग में बैठा रहता है जलवायु परिवर्तन, तो अब आप देखिए कि यही जो ग्रीन हाउस गैस है, इन ग्रीन हाउस गैसों का जो इफेक्ट है, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यानी कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और औसत तापमान में बढ़ोतरी ही क्या कहलाती है, जलवायु परिवर्तन। यही तो है। तो जलवायु परिवर्तन कुछ नहीं है, इसी ग्रीन हाउस गैसों का क्या है, एक प्रकार से प्रभाव है। समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो जंगल में आग लगी है उसके पीछे रीजन क्या माना जा रहा है कि इस आग की तीव्रता और इस आग के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रमुख रूप से क्या है, जिम्मेदार है। भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में जो आग लगती है उसके लिए कई कारक जिम्मेदार है।
उसमें से पहला कारक जिम्मेदार है आपका गर्म बसंत और लंबे गर्मियों में शुष्क मौसम। दूसरा कारक इसमें आता है सूखी मिट्टी और वनस्पति। तीसरा कारक इसमें आता है ज्वलनशील घास और झाड़ियां। चौथा कारण आता है तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडल में पानी का वाष्पीकरण। जो जल वाष्प है वो किसमें और जल वाष्प के रूप में बदल रहा है। मौसम की स्थिति में गीले मौसम से शुष्क मौसम में बदलाव। ये सब कौन से कारण हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण, जंगल में आग लगने के कारण। लास्ट जो है इसका कारक वो है कि जंगल की आग से निकलने वाला कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अगर औसत देखा जाए तो अमेरिका के जो पश्चिम भाग हैं, अमेरिका के पश्चिम भाग के अधिकांश भागों के लिए औसत वार्षिक 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान से वृद्धि हो रही है। तो जंगलों में प्रति वर्ष जो है औसत जो जला हुआ क्षेत्र है वह लगभग 600% तक बढ़ गया है वर्तमान में। दक्षिण पूर्वी राज्य अमेरिका में सर्वे से पता चला है कि आग का खतरा जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है और ये मौसम और लंबा होने वाला है। 2060 तक बिजली से जलने वाले जो संयंत्र हैं उनसे जंगल में आग लगने की संभावना जो है 2011 की तुलना में 30% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जंगल की आग में एक सीधा संबंध है। और सीधा संबंध क्या है? गर्म तापमान और सूखे की स्थिति, जो कि जंगल में आग लगने की संभावना को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बढ़ते तापमान के फलस्वरूप कई वन्य जीव मर जाते हैं। बढ़ते तापमान के कारण जंगलों में पानी की कमी होने लगती है, पौधे मर जाते हैं, सूखने लगते हैं, जो कि जंगल की आग में अपना योगदान देते हैं। ठीक। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस जंगल में से आग के निपटने के क्या क्या उपाय किए गए। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उपाय की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कई प्रकार के उपाय किए गए हैं, विशेष तौर से जंगल की आग को लेकर। तो उस उपायों में जो राष्ट्रीय उपाय है उसमें पहला है आपका क्षमता विकास। क्षमता विकास का तात्पर्य यह है कि भारत के वे वन जो संवेदनशील हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो या फिर स्थानीय हो, वहां पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी क्षमताओं को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। वन नियंत्रण मैनुअल, यानी कि जितने भी अग्नि नियंत्रण मैनुअल हैं उनको बनाने से आग का शीघ्र पता लग जाए। यानी कहीं ना कहीं से हम इसमें क्या करेंगे? तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा यह है कि व्यापक वन अग्नि नीति, जंगलों में आग न लगे, जंगलों में आग से फैलने के लिए पर्याप्त क्या होना चाहिए? नीति बनानी चाहिए। और ये नीतियां क्या होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के आयाम को भी इस नीति में शामिल करना जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज भी होते हैं, यानी आग से बचाने के कुछ स्थानीय उपाय होते हैं और ये उपाय वहां पर रहने वाले जनजातियों के पास होते हैं।
तो उनसे भी एक संज्ञान लिया जाए और इस नॉलेज के आधार पर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किया जाए, विकास किया जाए। इसके साथ साथ आग का जल्दी पता लगाने के लिए रेडियो ध्वनिक प्रणाली और डॉपलर रडार प्रणाली जैसी तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तो जितनी जल्दी आग का पता लगेगा उस पर काबू पाना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इन उपायों के क्रम में भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के उपायों को यहां पर किया गया है। जैसे अगर देखा जाए तो अन्य उपायों में पहला उपाय देखिएगा है वन अग्नि चेतावनी प्रणाली। और ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण ने वन अग्नि चेतावनी प्रणाली को विकसित किया है। यह वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी करने के लिए विकसित की गई, पहला प्रयास। दूसरा है आपका मोडिस, यानी कि मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर। तो इस सेंसर का उपयोग करके हम क्या करेंगे कि जंगल के वास्तविक समय की जानकारी एकत्र की जाती है और भारतीय वन सर्वेक्षण को भेजी जाती है। और ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये ईमेल के द्वारा जिला, सर्कल डिवीजन, रेंज और बीट स्तरों पर भेजता है और स्थानीय लोगों को एसएमएस के जरिए जंगल के आग के बारे में सूचना देता है। तो दो संस्थाएं। तीसरी संस्था एक है वन अग्नि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। जैसे उपाय में अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, जो प्लान था, तो ये राष्ट्रीय प्लान बनाना चाहिए। या राष्ट्रीय प्लान बना हुआ है भारत सरकार का, जो जंगल में आग को फैलने से क्या करता है, रोकता है, एक तरीके से मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, तो ये कौन सी पहल हो गई, राष्ट्रीय पहल हो गई। लेकिन अगर हम इसी के साथ वैश्विक पहल की अगर हम बात करें तो वैश्विक पहल में पहला जो है एक घटना है मई 2024 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 19वें संयुक्त राष्ट्र वन फोरम में, कौन सा 19वां था, 19वें संयुक्त राष्ट्र वन फोरम में जंगल के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक रणनीतिक योजना बनाई गई थी। और ये रणनीतिक योजना थी 2017 से 2030 तक के लिए। और इस रणनीतिक योजना में यह कहा गया था कि भारत अपनी संशोधित राष्ट्रीय वन नीति को साझा करना था। इस नीति के आधार पर जंगल की आग को संशोधित करने के उद्देश्यों की सिफारिशें की गई थी। साथ ही 2023-24 के लिए जो जंगल में आग है उनको प्राथमिक स्तर पर ध्यान देना था और जंगल के आग से निपटने के लिए एक मॉडल वन अधिनियम विकसित करने पर चर्चा हुई थी। और यह सब चर्चा भारत ने कब किया था, जब 19वें संयुक्त राष्ट्र वन फोरम का सम्मेलन हुआ था। 2017 से 2030 के बीच जो मैंडेट तय किया गया था, जो प्रारूप तय किया गया था, उस प्रारूप के तहत यह कहा गया था कि ये जो योजनाएं इस सम्मेलन में लाई गई थी, इस योजना को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भी अपनाया गया था। ठीक है ना। तो क्या क्या अपनाया गया था, जंगल की आग को संशोधित करने के उद्देश्य से जितनी भी सिफारिशें थी इसमें शामिल की गई थी। 2023 और 24 में जंगल के आग से संबंधित जो विषयगत प्राथमिकताओं का जो समर्थन करते हैं उनको यहां पर चर्चा के लिए लाया गया था और एक नए मॉडल वन अधिनियम की चर्चा की गई थी। और इन सभी चर्चा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो जो ये रणनीतिक योजना बनाई गई थी वो किसके लिए, कितने समय के लिए था, 2030 तक के लिए था।
और इसके लिए 6 वैश्विक वन लक्ष्यों एवं 26 संबंधित लक्ष्यों का एक सेट तैयार किया गया था। इसमें वर्ष 2030 तक जो वैश्विक वन क्षेत्र में 3% तक की वृद्धि का लक्ष्य है, 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाता है, जो कि फ्रांस के आकार के दुगने से भी अधिक क्षेत्र है। यानी कि जो वन क्षेत्र हैं उनको क्या इंक्रीज करना है, कितने परसेंट, 3% के आसपास इंक्रीज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इस 19वें सम्मेलन में वनों को लेकर जो बात की गई थी, उसमें 6 वैश्विक लक्ष्य रखे गए थे। और उन 6 वैश्विक लक्ष्यों में पहला लक्ष्य था वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना। किस पे आधारित? वन आधारित। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। दूसरा जो इसमें लक्ष्य था कि जितने भी संरक्षित वन क्षेत्र हैं उनकी वृद्धि पर जोर देना, यानी उनके एरिया को क्या करना, बढ़ाना। तीसरा जो इसमें लक्ष्य था वित्तीय संसाधन जुटाना। चौथा लक्ष्य था अस्थायी वन प्रबंधन को लागू करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, यानी कि शासन ढांचे को बढ़ावा देना। ठीक है। वनों की कटाई को रोकना पांचवा लक्ष्य था। और छठा लक्ष्य इसमें था समन्वय एवं तालमेल को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त ध्यान देना। यानी कि जो वैश्विक फोरम है, उस वैश्विक फोरम को विभिन्न देशों के साथ मिलकर क्या करना है, एक बढ़ावा देना है। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? तो अब ये जो जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता क्यों हो रही है, ये भी सोचने की बात है। ये आवश्यकता इसलिए हो रही है कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो जंगल में आग लग रही है, इसके कारण वैश्विक तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है, हवा में ज्यादा पानी वाष्पित हो रही है। और जब पानी आपका ज्यादा वाष्प के रूप में होगा तो जाहिर सी बात है आंधी और तूफान की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और आंधी और तूफान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी तो ज्यादा बिजली गिरेगी, और जब ज्यादा बिजली गिरेगी तो वनस्पतियों क्या होंगी, सूखने लगेंगी। और जब वनस्पतियां सूखेंगी तो उसमें आग की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और आप देखिएगा, मेंस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि क्या कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक सबक बन सकती है? बताइए, आप ही लोग बताइए। वैश्विक सबक बन सकती है? अब बन सकती है तो किस परिप्रेक्ष्य में बन सकती है, और क्यों इसके पीछे अभी भी विकसित देश नहीं है? पहली पॉइंट, कैलिफोर्निया के जो जंगलों में आग लगी, इस आग ने पूरी दुनिया को यह समझाया कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। समझ गए? यानी कि तुरंत तत्काल आवश्यकता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना और अपने क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारकों पर ध्यान देना। ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं तो इसमें उत्सर्जन, वनों की कटाई, ठीक है ना, इन पर तुरंत नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। निर्णायक रूप से कार्य करने में अगर आप इसमें विफल हो जाते हो तो जाहिर सी बात है जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, मानव जीवन पर भयानक आपदाएं आएंगी, जैसा कि अभी कैलिफोर्निया में देखने को मिला। तो जलवायु जोखिमों को कम करने
और एक अस्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल, अभिनव और निरंतर कार्रवाई की जरूरत है। तो इस कैलिफोर्निया की आग ने पूरी दुनिया के लिए एक सबक पेश कर दिया कि तुरंत हमको जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि यह आग हमारे समय की एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसकी बढ़ती आवृत्ति, इसकी तीव्रता, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कमजोर नीति, बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखे की स्थिति, बदलते मौसम, जंगल की आग पारिस्थितिकी तंत्र, समुदायों, बुनियादी ढांचों, इन सब के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है। तो इन सब समस्याओं के लिए एक प्रभावी समाधान खोजने की आवश्यकता है और इनके परिणामों को समझने की आवश्यकता है। क्लियर? तो आप लोग ज्योग्राफी में भी एक तरीके से पढ़ते भी होंगे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब भारत में वसंत ऋतु कब आता है? आज से शुरू हो गया बसंत पंचमी, ठीक है ना? तो आज से बसंत शुरू हो गया, यानी आज से होली शुरू हो गई। तो भारत में जो वसंत ऋतु है वो जनरली मार्च और अप्रैल में होती है। तो भारत में वसंत ऋतु के दौरान ही जंगल में आग लगने की घटनाएं चरम पर होती हैं। और ये जो आग लगने की घटनाएं जो भारत में चरम पर होती हैं, उसके पीछे दो बृहद चीजें जिम्मेदार हैं। पहला जिम्मेदार ये है कि सर्दी के महीनों में कम बारिश होना, और दूसरा जिम्मेदार है ज्वलनशील पदार्थों की अधिक उपलब्धता। दो रीजन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अभी आया ना, आज से ठीक 1 महीने के बाद सूखी लकड़ी वगैरह सब जला के आप होलिका दहन करते हो, ठीक है? तो अगर सर्दियों में कम बारिश होगी तो मिट्टी की नमी कम हो जाएगी, और जहां मिट्टी की नमी कम हो जाएगी तो जंगल की मिट्टी आग को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कर देती है? खो देती है। और इसका स्पष्ट उदाहरण मैं बता देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले जो उत्तराखंड में जंगल में आग लग गई थी, बारिश कम हुई थी, शुष्कता आ गई थी, ठीक है? दूसरा है ज्वलनशील पदार्थों की अधिक उपलब्धता। सूखी लकड़ी हुआ, है ना, मृत पत्ते हुए, सूखे घास हुए, खरपतवार हुए, ये सब क्या करते हैं? जंगल की आग की तीव्रता को क्या कर देता है? बढ़ा देते हैं। और अगर ऊपर से तेज हवाएं आ गईं, खुदा न खास्ते, तो ये तेज हवाएं जंगल की आग की तीव्रता को क्या कर देती हैं? और तेजी से बढ़ा देती, ठीक है? तो कितने कितने परिप्रेक्ष्य पर हम लोगों ने चर्चा किया। पहला, कैलिफोर्निया की आग लगने के पीछे कारण, उसका उपाय और उसके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर पर्यावरणीय। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने भारत में जंगल में आग लगने का कारण, उसकी स्थिति, और भारत में जंगल में आग जो लगती है उसके बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, और भारत के जंगलों में कब कब कैसे आग लगती है, और कितने एरिया जंगल के आग के लिए संवेदनशील है, ठीक है? अगर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए, मेंस का है, ऑब्जेक्टिव की तो हम यहां बात नहीं करेंगे, कि कैलिफोर्निया को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका को जांच करें, और इस बढ़ते खतरे को कम करने के लिए विश्व स्तर पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। अभी मैंने वैश्विक परिदृश्य की बात की। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक और मानव जनित कारकों का विश्लेषण करें। जंगल में आग लगने के प्राकृतिक कारण, बिजली गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह, और मानव जनित कारणों की हम चर्चा की।
अस्थाई भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से ऐसे कारकों को कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, भूमि प्रबंधन, कटाई को रोकना वगैरह। जंगल की आग की तीव्रता बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है? 90% तो भूमिका इन्हीं की है। क्षमता का मूल्यांकन करें कि जंगल आग और ग्लोबल वार्मिंग के बीच वैश्विक प्रतिक्रिया छोरों, अंतरराष्ट्रीय नीति और अंतर संबंधों को कैसे संबोधित कर सकती है, यानी वैश्विक परिदृश्य में इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए गए। देन उसके बाद है भारत अग्नि प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रतिक्रिया के संदर्भ में कैलिफोर्निया जंगल की आग संकट से क्या सबक सीख सकता है? अभी मैंने बताया क्या सबक सीख सकता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरा वैश्विक परिदृश्य से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी बात हुई थी, ठीक है। तो इतने संभावित क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा सेशन किसके लिए था? कैलिफोर्निया की आग, ठीक है।